अड्डा में। जैसा कि मैंने कल आपको जो कल का अपना वीडियो था वो मध्य प्रदेश के भौतिक विभाजन से था, और उस भौतिक विभाजन में मैंने आपको पूरी तरीके से समझाया था कि किस तरीके से कहाँ पर कौन सा मध्य भारत का पठार है, कहाँ बुंदेलखंड का पठार है, कहाँ बघेलखंड का पठार है। वो वीडियो आप सभी लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से देखा, समझा और पढ़ा। अब आज का जो वीडियो है उसी के आगे है। उसी के आगे क्या है कि पर्वत। मैंने कल ही आपको बता दिया था कि यदि आपने उसको रिवाइज कर लिया एक बार अच्छे से तो ये आज का वीडियो और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो ये पूरे जितने भी हैं ये मध्य प्रदेश के पर्वत हैं, ठीक है। कि मध्य प्रदेश में कहाँ कौन कौन से पर्वत हैं, कौन कौन सी चोटियाँ हैं, कैसी है, अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि, लेकिन जिस तरीके से धीरे धीरे अपन आगे बढ़ेंगे तो एक एक पर्वत आपको पूरी स्थिति के साथ कहाँ पर स्थित है और साथ में इस पर्वतों की विशेषताएं क्या हैं, ऊंचाई क्या है, सब हर चीज़ की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। और दूसरी बात, यदि आपको सही तरीके से नहीं दिख रहा तो कुछ नहीं करना, अपने मोबाइल से थोड़ा सा जूम करके और इनकी स्थिति देखते जाना है, आपको बहुत आसानी से बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि पर्वतों में कौन कौन से, यहाँ पर कौन कौन से पर्वत है। तो देखिए सबसे पहले यदि अपन बात करें तो यही मध्य भारत के पठार से चलते हैं। जो कल मैंने बताया था कि कौन सा पर्वत है यहाँ पर, ये पर्वत है गोपाचल पर्वत, ठीक है। चलिए गोपाचल पर्वत हो गया। अब यहाँ से यदि क्वेश्चन ये बने कि किस पठार पे गोपाचल पर्वत है, तो आपको पता है मध्य भारत के पठार पे क्या है, कौन सा पर्वत है, गोपाचल पर्वत है। अच्छा, यहाँ पर जो जैसे ही आप ग्वालियर से थोड़ा नीचे आएंगे, यहाँ दतिया आएंगे तो ये भांडेर जो है ना, ये भांडेर ये दतिया के एरिया तक पहुँच जाएगी। अच्छा, उसी के जैसे नीचे उतरेंगे, यहाँ से थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो यहाँ से लेकर के मतलब ये दतिया के निचले हिस्से पर और सागर के थोड़ा हिस्से से यहाँ से आ जाइए और ये पन्ना, ये छतरपुर, इस एरिया को टीकमगढ़ पूरा कवर करते हुए तो ये यहाँ इस क्षेत्र में कौन सा पठार है, ये है बुंदेलखंड का पठार। अब बुंदेलखंड के पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो आपको याद रखना है कि सिद्ध बाबा। याद कैसे रहेगा, देखो अधिकतर जो सिद्धता की बात हो रही है वर्तमान में वो कहाँ हो रही है, बुंदेलखंड। बागेश्वर धाम आपने नाम सुना ही होगा, तो उससे याद रखना है कि सिद्ध बाबा चोटी कहाँ की है, किस पठार की है, तो बुंदेलखंड के पठार की है, ठीक है। और वहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सिद्ध बाबा। सिद्ध बाबा यहाँ तक तो सिंपल है। इसके बाद याद क्या रखना है कि सिद्ध बाबा की चोटी कितने मीटर की ऊंचाई है, 1172 मीटर। कितने मीटर, 1172 मीटर की ऊंचाई किसकी है, सिद्ध बाबा जो बुंदेलखंड के पठार में स्थित है उसकी ऊंचाई है। चलिए अब इस एरिया का हो गया। अब इसके नीचे आ जाएं, देखो ये जो भाग है यहाँ से विंध्याचल, भांडेर और कैमूर, आज उन लोगों को समझ में नहीं आएगा, थोड़ा बहुत यहाँ दिक्कत हो सकती है, नहीं तो आप कल का वीडियो देख लीजिए, आज ये बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और ठीक है, कौन कौन से, विंध्याचल, भांडेर और कैमूर। ये मैंने कल जो आपको बताया था, एक जल्दी से रिकैप कर लेते हैं कल वाला, कि मैंने बताया था कि ये यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये पूरी कौन सी पर्वत श्रेणी है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, ठीक है। और विंध्याचल के कितने भाग हैं, 3 भाग हैं। कौन कौन से, विंध्याचल, भांडेर और कैमूर, 3 भाग हो गए। निचले हिस्से में ये आपका यहाँ से बड़वानी से लेकर के और यहाँ चले जाओ आप अमरकंटक तक पूरा, और इसके बाद छत्तीसगढ़ चले जाओ तो ये पूरा जो क्षेत्र है, ये सतपुड़ा का जो क्षेत्र है पूरा, ठीक है। तो ये कौन सा है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। कौन सी श्रेणी है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। कहाँ से, बड़वानी के यहाँ से ले लो और अनूपपुर तक चले जाओ तो ये पूरी कौन सी है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी कितने भाग है, उसके भी मैंने कल बताए थे, 3 भाग हैं, ठीक है। राजपीपला है पहले नंबर पर, बिल्कुल सीक्वेंस से याद रहना चाहिए। ये ऐसे नहीं कि पहले आप बोल दो महादेव, फिर बोल दो मैकाल, फिर बोल दो राजपीपला, बिल्कुल नहीं। आप या तो यहाँ से बोलना स्टार्ट कीजिए कि मैकाल, फिर महादेव, फिर राजपीपला, या तो इस साइड से आप पश्चिम साइड से बोलना स्टार्ट कीजिए कि राजपीपला, महादेव, मैकाल। क्योंकि अब जो क्वेश्चन की जो फ्रेमिंग होती है ना, वो सीक्वेंस पे पूछ लेता है कि पूर्व से पश्चिम बताइए कौन कौन सी इनमें से कौन सी श्रेणियाँ हैं, ठीक है। पश्चिम से पूर्व इनमें से कौन सी श्रेणियाँ हैं, तो इस बिल्कुल स्थिति से है। तो मैकाल सबसे आगे, बीच में कौन सी है, महादेव, और सबसे लास्ट में कौन सी है, राजपीपला। अब ये तो एक श्रेणी है। देखो श्रेणी और पर्वत चोटी आपको पता है, मान लो कि इस तरीके से कोई पूरा पहाड़ चल रहा है इस तरीके से, और ये ऊंचाई, ये क्षेत्र, तो ये एक सबसे ऊंचा क्षेत्र हो गया, तो इसको बोल देते हैं ये क्या हो गया, ये इसका सबसे ऊंची चोटी हो गई, ठीक है। तो चलिए एक एक करके यहाँ पर जानकारी लेते हैं। देखो सबसे पहले क्या है, ये है राजपीपला। अच्छा, यदि राजपीपला की बात करें तो जो राजपीपला पर्वत श्रेणी है अपनी, तो ये कहाँ पर है, राजपीपला पर्वत श्रेणी ये बड़वानी क्षेत्र पर स्थित है, ठीक है। बड़वानी क्षेत्र से ये राजपीपला श्रेणी स्थित है। अच्छा, राजपीपला के 5 भाग हैं एक हिसाब से, उसी की अंतर्गत 5 प्रकार की यदि श्रेणियाँ कह लो या छोटे छोटे भाग कह लो, कौन कौन से जो पेपर में पूछे गए हैं।
कौन कौन से राजपीपला के अंतर्गत 5 भाग? पहला नंबर, बिल्कुल सीधा लिख लो आप इसको, मैं बोलता जा रहा हूँ। पहला नंबर क्या है? अखरानी। क्या है? अखरानी, पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर कौन सी है? बड़वानी। ठीक है, अखरानी, जिला बड़वानी है, लेकिन बड़वानी यहाँ पर आप श्रेणी के नाम से भी याद रखेंगे, अखरानी। फिर इसके बाद कौन सी आ जाएगी? बड़वानी। फिर तीसरे नंबर पर आ जाएगी मथवार। कौन कौन सी? अखरानी, बड़वानी, मथवार, फिर बीजागढ़, फिर ग्वालगढ़। कौन सी? 5। देखो, अखरानी, अखरानी के बाद बड़वानी, बड़वानी के बाद मथवार, और मथवार के बाद कौन सी हो जाएगी? ग्वालगढ़। तो देखो 5 कौन सी याद रखनी है जो मैंने बताई आपको? अखरानी, बड़वानी, ठीक है, और मथवार, बीजागढ़ और ग्वालगढ़। ये 5 जो इसके अंतर्गत आती है, किसके अंतर्गत? राजपीपला के अंतर्गत आती हैं। तो ये हो गया राजपीपला। ठीक है, अच्छा, अब बड़वानी की सबसे ऊंची चोटी की यदि बात की जाए कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सबसे ऊंची चोटी की यदि अपन बात करें बड़वानी की, तो कौन सी है? देखो, सबसे ऊंची चोटी है चूलगिरी। कौन सी चोटी है? चूलगिरी। बड़वानी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? चूलगिरी। ठीक है, इसको आप जूम करके देख लीजिए कि बड़वानी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो चूलगिरी बड़वानी की सबसे ऊंची चोटी है। कितने मीटर की ऊंचाई है? 1215 मीटर। अब देखो, यहाँ पर मैं क्यों कहता हूँ कि ये बिल्कुल लगभग आपको एमपी में सबको लगता है आसान है, लेकिन आसान नहीं है, बहुत अच्छी तरीके से क्यों पढ़ना है। देखिए, यहीं पर एक क्वेश्चन बनाते हैं। मान लो क्वेश्चन आ गया कि इनमें से श्रेणियों को ऊंचाई के आधार पर क्रम में बनाइए। पहला नाम लिख दिया सिद्ध बाबा, फिर दूसरा चूलगिरी, केवल 2 ही। 1350 अभी धूपगढ़ छोड़ दीजिए। तो आपको यदि इनका ये नहीं पता कि सिद्ध बाबा की कितने मीटर की ऊंचाई है, तो आप तो कहोगे इसको सबसे ऊंचे से मतलब सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, कैसे आरोही क्रम में या असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में किस तरीके से आप मेंटेन करेंगे। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि सिद्ध बाबा कितने मीटर है? 1172 मीटर। और ये चूलगिरी कितनी है? 1215 मीटर। मतलब कि सिद्ध बाबा छोटी है, किससे छोटी है? चूलगिरी से। सिद्ध बाबा की ऊंचाई कैसी है? छोटी है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ये चूलगिरी कितनी है? 1215 मीटर, और सिद्ध बाबा जो बुंदेलखंड की है कितनी है? 1172 मीटर। जो ये यहाँ पर है, ये चूलगिरी, ये किसकी सबसे ऊंची मतलब पहाड़ी है या सबसे ऊंची चोटी है? बड़वानी की सबसे ऊंचाई पर स्थित है ये। ठीक है, तो ये यहाँ से हो गया आपका राजपीपला। अच्छा, राजपीपला के अंतर्गत मैंने 5 श्रेणियाँ कौन कौन सी बताई थी? अखरानी, बड़वानी, मथवार, फिर उसके बाद कौन सी? मथवार के बाद बीजागढ़ और ग्वालगढ़। 5 ये हो गई, ये याद हो गई। इसको आप बार बार रिवाइज करिए। कौन कौन सी? अखरानी, बड़वानी, मथवार, बीजागढ़ और ग्वालगढ़ किसके अंतर्गत है? राजपीपला के अंतर्गत। अब चलिए, अब बात करते हैं महादेव। महादेव जो ये श्रेणी है, ये इससे सबसे इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फिर बीच में आपको याद दिला दे रहा हूँ, ये जो पूरा है इसको क्या बोलते हैं? पर्वत श्रेणी। ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के 3 भाग कौन कौन से? राजपीपला, महादेव, मैकाल। राजपीपला की कितने हैं आपने पढ़े? 5। कौन कौन से? अखरानी, बड़वानी, मथवार, बीजागढ़ और ग्वालगढ़। तो 5 इसके भाग हो गए, पूरे के 3 और इसके 5। अब आ जाओ महादेव में। अच्छा, महादेव की क्या विशेषता है? देखो, महादेव जो है ये किसका भाग है? यदि आपसे सीधे पहले क्वेश्चन पूछा जाए कि महादेव किसका भाग है, तो आप कहोगे सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का ही एक भाग है जो बीच में स्थित है, उसका नाम है महादेव। अब आपका क्वेश्चन ये आ जाएगा कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है। क्वेश्चन खुद ही जब बनाओगे तभी आंसर बहुत अच्छे से आएंगे पेपर में। देखो, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी आपको पता है कौन सा है? पहले क्वेश्चन आता था धूपगढ़। कितनी? 1350 मीटर की इसकी ऊंचाई है। अब क्वेश्चन मैं यहाँ बना रहा हूँ कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, ठीक है, किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है? ऑप्शन: विंध्याचल पर्वत श्रेणी, भांडेर पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी और गोपाचल पर्वत श्रेणी। अब आप कहोगे सर सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, तो भाई देखो यहाँ का सतपुड़ा सही हो जाएगा आंसर। क्यों सतपुड़ा सही होगा? ये पूरा क्या है? पूरा सतपुड़ा है। सतपुड़ा के अंतर्गत ही मैकाल है, सतपुड़ा के अंतर्गत ही महादेव है, सतपुड़ा के अंतर्गत ही राजपीपला है। लेकिन ये क्वेश्चन में क्या है? अपने पास सतपुड़ा ऑप्शन में है तो सतपुड़ा टिक कर दिया, सही हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन यहीं पर बना लेते हैं कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है। अब सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का ऑप्शन हटा देंगे अपन, कौन कौन से रख लेंगे? गोपाचल रख लो, कैमूर रख लो, भांडे रख लो और एक ऑप्शन रख दो महादेव। तो क्या महादेव गलत है? अब ये भी सही हो गया। कैसे सही हो गया? क्योंकि आपको ये पता है कि ये पूरी कौन सी है? सतपुड़ा, और सतपुड़ा के अंतर्गत कौन सी है? महादेव, और महादेव के अंतर्गत कौन सी है? धूपगढ़। ठीक है, तो ये यहाँ से सही हो जाएगा। तो मतलब 3 टाइप से यही क्वेश्चन घुमाएगा। ये क्वेश्चन आ भी चुका है, एमपीपीएससी के प्री में क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन सी चोटी महादेव पर्वत श्रेणी पर स्थित है।
ठीक है। अपन ने जो जर्नली पढ़ के रखा है कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी पर धूपगढ़ चोटी सबसे ऊंची ये स्थित है। महादेव के अंतर्गत ही कौन सी है, धूपगढ़ है, जो कितने हैं 1350 मीटर। 1350 मीटर बिल्कुल याद रखना है, इसको बार बार रिवाइज करते आइए, क्योंकि मैंने कहा था कि पढ़ाना तो उद्देश्य है ही, साथ में याद करवाना भी उद्देश्य है। तो सिद्ध बाबा कितनी है 1172। यहाँ कौन सी थी अपनी चूलगिरी, कितनी है 1215 मीटर। महादेव के अंतर्गत धूपगढ़ कितनी है, सबसे ऊंची है 1350। ये मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ 1350। अच्छा, मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, पहली तो भूल जाओ क्योंकि पहली बहुत बार पूछी गई है। तो देखो इसी के अंतर्गत ही आती है, यहीं पर है चौरागढ़। कौन सी, चौरागढ़। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ कितनी है 1350 मीटर। मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, चौरागढ़, कितनी है 1326 मीटर। ठीक है, 1326 मीटर। तो देखो धूपगढ़ 1350, चौरागढ़ 1326। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ कितनी 1350। फिर दूसरा मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे ऊंची चोटी चौरागढ़ कितनी 1326 मीटर। ठीक है, इसके बाद क्या आ जाएगा आपका कि बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा 1172 मीटर। तो आप ये महादेव का ये दो चीज़ें आपने यहाँ समझ ली। अच्छा, महादेव के अंतर्गत और देखो जी इस तरीके से जब बनाए हैं ना, पर इसका मतलब ही यही है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे पर्वत हैं, उनके नाम है। तो कुछ नाम मैं आपको बोलता जा रहा हूँ, इनको लिख लीजिए। देखिए महादेव के अंतर्गत जो मुख्य रूप से धूपगढ़ चौरागढ़ तो ही है, इसके बाद पचमढ़ी भी है। ठीक है, पचमढ़ी के बाद क्या है, नंदीगढ़ है। पचमढ़ी हो गई, नंदीगढ़ और काली भीति भी इसी के अंतर्गत मानी जाती है। ठीक है, तो कौन कौन सी हो गई अपनी, सबसे पहले धूपगढ़, सेकेंड नंबर पर चौरागढ़, थर्ड नंबर पर पचमढ़ी, फोर्थ नंबर पर अपनी ले लो नंदीगढ़, फिर ले लो फिफ्थ नंबर पर काली भीति। तो ये पूरी किसके अंतर्गत आ गई, अपनी महादेव पर्वत श्रेणी के अंतर्गत ये सब चोटियाँ स्थित हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब आगे चलते हैं, अगला कौन सा है, मैकाल। अच्छा, ये मैकाल पर्वत श्रेणी है। मैकाल है कहाँ, अपनी अमरकंटक पर है। ठीक है, अमरकंटक अनूपपुर क्षेत्र में आता है। तो चलिए ये मैकाल किसके अंतर्गत की चोटी है, अब आप सब लोग जानते हो किसके अंतर्गत की चोटी है, इसको कमेंट में बताइए कि मैकाल पर्वत श्रेणी किस पर्वत श्रेणी के अंतर्गत मैकाल श्रेणी आती है। मैकाल पर्वत जो है पर्वत श्रेणी है वो किस पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आती है, सीधे सीधे ये क्वेश्चन है। इसको आंसर में आप बताएंगे, कमेंट में बताएंगे कि ये किसके अंतर्गत आती है। चलिए इसके अंतर्गत मैं बता दे रहा हूँ और क्या क्या है। तो ये मैकाल पर्वत श्रेणी कहाँ है, अनूपपुर क्षेत्र के अंतर्गत है ये। ठीक है, इसके अंतर्गत भी तीन भाग इसको बांट लेते हैं। एक हो गया अमरकंटक, इसी के अंतर्गत क्या हो जाएगा, मैकाल के अंतर्गत अमरकंटक हो जाएगा, एक ये चोटी हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद अमरकंटक के बाद एक किरार घाटी जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का विवाद वाला क्षेत्र है। ठीक है, तो किरार घाटी हो जाएगी, अमरकंटक हो गया, किरार घाटी हो गया, और एक अचान कमार जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है अचान कमार, तो वो हो गया। तो तीन मुख्य रूप से अमरकंटक, किरार घाटी और अचान कमार, ये तीन कहाँ हो गई, मैकाल पर्वत श्रेणी में हो गई। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ सतपुड़ा पर्वत श्रेणी पूरी तरीके से। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, साथ में पर्वत श्रेणी के अंतर्गत जो पर्वत हैं, मुख्य चोटियां हैं, वो अपन ने यहाँ पर देख ली, और इनका क्रम भी देख लिया कि किस तरीके से क्रम से इनको रखा गया है। तो राजपीपला, महादेव, मैकाल, ठीक है, ये तीन ये हो गई। राजपीपला के अंतर्गत कौन कौन सी हैं, अखरानी, बड़वानी, मथुआर, और उसके अंदर बीजागढ़, ग्वालगढ़, ये होगी इसके अंतर्गत। महादेव के अंतर्गत कौन कौन सी हो गई, धूपगढ़, चौरागढ़, पचमढ़ी, और इसके बाद आ जाएगी आपकी नंदीगढ़, फिर कौन सी आ जाएगी, काली भीति। और मैकाल के अंतर्गत कौन कौन सी है, अमरकंटक, किरार घाटी और अचान कमार। तो ये पूरा क्षेत्र जो है तो अपना यहाँ का दक्षिण क्षेत्र का कंप्लीट हो गया। अब चलिए थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। जैसे आप ये नर्मदा नदी घाटी के ऊपरी क्षेत्र में जाएंगे तो सबसे पहले पर इंदौर पहुँचते हैं। ठीक है, इंदौर की ये तीन श्रेणी चोटियाँ आपको याद रखनी है। ये तीन जो मैंने यहाँ लिख करके आपको पेंसिल की कि आपका समय ज़्यादा बर्बाद ना हो। कौन कौन सी हैं, बिल्कुल जिस तरीके से लिखी हैं उसी तरीके से इनको याद करना है, सिगार, जानापाव और धजारी। ठीक है, सिगार, जानापाव, धजारी, तीन चोटियां हैं इंदौर के क्षेत्र पर हैं। कौन कौन सी, सिगार पहली, दूसरी जानापाव, तीसरी धजारी। तो पहली कौन सी है, सिगार, दूसरी जानापाव, तीसरी धजारी। अच्छा, सिगार की कितनी ऊंचाई है, 881 मीटर। कितनी है सिगार की, 881 मीटर है अपनी सिगार हो गई। ठीक है, इसके बाद जानापाव कितनी है, 854 मीटर कितनी हो गई, जानापाव हो गई। धजारी कितनी हो गई, 810 मीटर धजारी हो गई। तो तीनों की तीनों इस तरीके से आपको केवल इनकी ऊंचाई लिखनी है मीटर में और फिर बोलना है। ये क्या है, सिगार,
881 मीटर। 854 कौन सी है, जाना पाव 854 मीटर। और इसके नीचे कौन सी है, धजारी, कितनी है 810 मीटर। ठीक है, तो ये हो गई अपनी कौन सी चोटियाँ हो गई तीनों, सिगार 881, जाना पाव 854, धजारी 810। तो ये कहाँ पर हैं, ये अपनी जो है तो इंदौर पर 3 श्रेणियाँ या 3 चोटियाँ यहाँ पर स्थित हैं। अब चलिए थोड़ा विंध्याचल का देख लेते हैं। ठीक है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी की क्या है विशेषता। देखो जो विंध्याचल, ये पूरा कौन सा क्षेत्र है, मैंने अभी आपको बताया था कि ये पूरी विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी के 3 भाग, विंध्याचल, भांडेर और कैमूर, 3 भाग हो गए। अच्छा, विंध्याचल के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो पहली बात तो मांडू आता है। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछता है कि मांडू, जो मांडू है वो किस पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो आपको पता होना चाहिए विंध्याचल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत। असरफी पहाड़ी विंध्याचल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत। वांचू पॉइंट विंध्याचल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत। काकरी वर्डी विंध्याचल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत। सलकनपुर विंध्याचल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत। और भीमबेटका जो यूनेस्को में अपने शामिल है, वो भी किस पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत। ठीक है, अब ये तो यहाँ पर हो गई विंध्याचल के अंतर्गत क्या क्या आता है। अब भांडेर की बारी है। अच्छा, भांडेर कहाँ पर है, भांडेर आपको पता है दतिया के पास में है। और इसमें जो है तो एक गुम्मद प्रसिद्ध है, जो मैंने कल बताया था कौन सा गुम्मद है। ठीक है, तो आप कौन सा है, जबीरा का गुम्मद है, जो भांडेर के अंतर्गत ही आता है। तो ठीक है, अच्छा यहाँ से थोड़ी 1-2 चीज़ें और समझ लेना, जो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन रहते हैं वो यहाँ से आपको सही हो जाएंगे। हम आपको पता है कि ये पूरा क्षेत्र विंध्याचल का है और ये क्षेत्र पूरा क्या है, सतपुड़ा का है। ठीक है, अब भाई नर्मदा नदी इन्हीं के बीच पर है। नर्मदा नदी कहाँ है, इन्हीं के बीच पर है। अब यहाँ से मैं कैसे भी किसी भी प्रकार के क्वेश्चन बने, यदि आपने मैप के थ्रू पढ़ रखा है तो कैसे भी क्वेश्चन बने सब सही हो जाएंगे। मान लो ये नर्मदा नदी है, अब क्वेश्चन ये आ जाए कि नर्मदा नदी किन 2 श्रेणियों को आपस में विभाजित करती है, तो आपको पता है विंध्याचल और सतपुड़ा को 2 भागों में बांट देती है। अब विंध्याचल श्रेणी के उत्तरी क्षेत्र में या नर्मदा और यमुना का दोआब जो है, जो क्षेत्र है, ठीक है, वो किससे अलग होता है, तो आपको पता है विंध्याचल पर्वत श्रेणी से। अब नर्मदा और ताप्ती का क्षेत्र अलग होता है, तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि कौन सी श्रेणी है, ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है इससे। तो ये आपके मैप में दिमाग में याद रहेगा, यहाँ की जो नदियाँ हैं वो इस क्षेत्र से अलग हो रही हैं और जो यहाँ की नदियाँ हैं वो विंध्याचल से अलग हो रही हैं। ये थोड़ा सा जो इस टाइप के जल द्विभाजक जो शब्द हिंदी में है, जो इस तरीके के जो क्वेश्चन बनते हैं ना, तो ये सब इन्हीं से क्लियर हो जाएंगे। आपको बस एक दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि विंध्याचल यहाँ से लेकर के और यहाँ तक है, सतपुड़ा यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, तो इसके नीचे की नदियाँ पूरी सतपुड़ा वाली, इससे ऊपर की नदियाँ पूरी विंध्याचल वाली हो गई। और इनके बीच का जो विभाजन करती है वो नर्मदा घाटी अपनी इन दोनों का बीच का विभाजन कर देती है। चलिए बहरहाल देखते हैं अब अपने मेन टॉपिक पे जो चल रहा है यहाँ पर, तो विंध्याचल, भांडेर और कैमूर। अब थोड़ा कैमूर की बात कर लेते हैं। कटनी कैमूर की नदी निकलती है। ठीक है, अच्छा इसमें कौन कौन से पर्वत हैं, एक तो पर्वत है इसमें त्रिकुटा पर्वत। त्रिकुटा पर्वत, वही त्रिकुटा पर्वत है, मैहर माता का जो मंदिर है त्रिकुटा पर्वत पर ही स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है, मैहर में स्थित है। अब ठीक है, त्रिकुटा पर्वत, मैहर। त्रिकुटा पर्वत किस श्रेणी पर स्थित है, कैमूर श्रेणी। त्रिकुटा पर्वत किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है, तो आप विंध्याचल पर्वत श्रेणी पर। ठीक है, तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी पर कौन सा पर्वत है, त्रिकुटा पर्वत है। ठीक है, इसके बाद कैमूर पर्वत श्रेणी पर कौन सा पर्वत है, तो त्रिकुटा पर्वत है। ठीक है, त्रिकुटा पर्वत कहाँ स्थित है, तो मैहर में स्थित है। मैहर माता का मंदिर किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है, तो त्रिकुटा पर्वत श्रेणी पर स्थित है। मैंने आपको शुरुआत पे ही बोला था कि जब पूरा वीडियो आप देखोगे तो कम से कम 100 से 150 टाइप ऑफ क्वेश्चन आपके दिमाग में पूरे घूमने लगेंगे कि जो भी क्वेश्चन आए हैं अदर किताबों में बहुत सारा नहीं पढ़ना, यहाँ वहाँ से बस एक ही जगह से वो घुमा, यहाँ वहाँ से ऐसे वैसे करके क्वेश्चन पूछ रहा है। अच्छे से एक बार समझ लिया तो जैसे भी क्वेश्चन ये यहाँ वहाँ से पूछेगा सब बन जाएंगे। अब इसके बाद कौन सा पर्वत है आपका, एक और गिद्धराज पर्वत। कहाँ पर स्थित है, सतना में स्थित है। ठीक है, ये नया पर्वत है, थोड़ा सा नया मतलब नहीं है तो पुरानी पर्वत, लेकिन अपने जो नज़र में अपन थोड़ा इनको और जो खोजबीन हो रही है किताबों में, तो गिद्धराज पर्वत कहाँ पर स्थित है, सतना में स्थित है। तो ये आपके हो गए यहाँ के पूरे पर्वत हो गए। विंध्याचल पर्वत श्रेणी पर कौन कौन सी है और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी कौन कौन सी है, यहाँ से ये पूरे आपके पर्वत हो गए। अच्छा, अब इन पर्वतों के बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर थोड़ा सा आ जाती है कि कुछ और जो चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं कि ये जो आपने पढ़ा तो केवल ये जो पर्वत स्थित हैं पर्वतों की जानकारी ली। अच्छा, एक चीज़ और आपने देखी होगी, एक क्वेश्चन और थोड़ा सा जो सबके लिए टफ रहता है लेकिन ये है बहुत ईजी, यदि अच्छे से उसको समझ लिया जाए मैप के द्वारा तो बिल्कुल ईजी पड़ जाता है, बहुत ही आसान से तरीके से वो समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, देखिए चलिए उसकी भी चर्चा करते हैं किस तरीके से हैं वो चीज़ें।
देखो एक भूगर्भिक संरचना, मतलब संरचना, भूगर्भिक संरचना पढ़नी क्यों पड़ेगी है, जैसे आपने आर्कियन, धारवाड़, ठीक है, कडप्पा, विंध्यान, गोंडवाना और इसके बाद है दक्कन ट्रेप और टर्शियरी। ये जो नाम आपने सुने अभी 4 5 6 नाम मैंने बताए, थोड़ा सा पढ़ने में ये थोड़ा अजीब टाइप के भी लगते हैं और टफ भी, लेकिन बिल्कुल टफ नहीं है। उनको पढ़ना क्यों जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। देखो जैसे आपको मैं बताऊंगा कि गोंडवाना क्षेत्र कौन सा है, ठीक है, फिर आप पढ़ोगे गोंडवाना के बाद कडप्पा क्षेत्र कौन सा है, ठीक है, उसके बाद आप पढ़ोगे कि धारवाड़ क्षेत्र कौन सा है, धारवाड़ क्षेत्र कौन सा है, धारवाड़ के बाद आप पढ़ोगे कि धारवाड़ के बाद जैसे दक्कन ट्रेप। अब इनको पढ़ने से, इनको पढ़ना कैसे है, जैसे गोंडवाना, बस इन्हीं से अंदाज़ा लग जाएगा कि यहाँ कौन कौन से खनिज पाए जाएंगे, कौन से खनिज नहीं पाए जाएंगे। कोई बहुत बड़ा इसमें नहीं है, ये इनके केवल एक बार क्षेत्र अच्छे से पढ़ लिए तो आपको ये तक पता चल जाएगा कि अच्छा कोयला ये 100% ये गोंडवाना क्षेत्र वाला होगा, तभी यहाँ पर कोयला है, ठीक है। और मैं उसके थोड़ा तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से कि जो गोंडवाना क्षेत्र है वहाँ कोयला रहता है, ठीक है। आपको पता है कि लोहा, मैग्नीज, ठीक है, तो ये कहाँ पर पाया जाएगा, ये धारवाड़ क्षेत्र होगा तो यहीं पर मैग्नीज पाया जाएगा, ठीक है। जैसे छिंदवाड़ा की सौंसर सीरीज आपने पढ़ी है, ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो गोंडवाना, कडप्पा, धारवाड़, आर्कियन, तो ये सब चीज़ें जो है तो इनको पढ़ने के बाद आपको जो खनिज व्यवस्था है मध्य प्रदेश की, और खनिज जो हर बार भूल जाते हैं, आपको नाम भूल जाते हैं, क्षेत्र भूल जाते हैं, वो नहीं भूलेंगे यदि अच्छे से इनकी स्थिति आपने पकड़ ली कि कौन चीज़ कहाँ स्थित है। तो इसको पढ़ने के लिए अपन अगला वीडियो में आएंगे, उसमें अपन पढ़ेंगे जो अपना तीसरा वीडियो बनेगा मध्य प्रदेश का, वो रहेगा मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना और खनिजों की स्थिति कैसी है, भूगर्भिक संरचना कैसे बनी और उसमें कौन कौन से किस टाइप के उसमें खनिज पाए गए और इनकी निर्माण कैसे हुआ और इनसे क्वेश्चन किस प्रकार के बनते हैं, उनकी चर्चा करेंगे। तो धन्यवाद, शायद आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपने चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें और शेयर करें और अच्छी तरीके से मेहनत करें ताकि 2025-26 में आपकी भी सरकारी नौकरी लग सके। धन्यवाद।